सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा एक नई प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्लैश करके लिखा हुआ आप देख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एंथैल्पी मतलब कि एनर्जी का जो चेंज होगा उसके बारे में बात करी जाएगी। काफी सिमिलर टर्म्स होती हैं, इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट। डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन देखते हैं बेटा इसकी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस और आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब अगर हम कभी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल या अल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन को जोड़ें तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, बस उस एनर्जी रिलीज का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। प्रोवाइडेड कि वो एटम जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस एटम होना चाहिए। इसके बारे में हमने बात करी थी बेटा आईपी में, तो वहां से आप इसको रिलेट करके चल सकते हैं कि क्यों होना चाहिए आइसोलेटेड और गैसियस एटम। अब इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में बताना चाहें तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है हमारे पास x, जो कि गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो x गैसियस ने जब इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये x माइनस में, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां जो एनर्जी रिलीज हो रही है, बस इस एनर्जी रिलीज का नाम क्या है, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको अगर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखना चाहें तो देखें बेटा, कोई एक एटम है, ये एटम है, इस एटम के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को जोड़ा। जब हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर सिस्टम कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। जब सिस्टम कुछ एनर्जी रिलीज करेगा तो उसका नाम क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब भी कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन को ऑटोमेटिक गेन करेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक एनर्जी रिलीज करेगा, और उस रिलीज एनर्जी का नाम ही क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके बारे में हम एनर्जी के बारे में हम और डिस्कस भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा, व्हाट आर इट्स यूनिट्स। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगे बेटा, तो इसकी यूनिट्स होंगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर किलो जूल पर मोल, या फिर किलो कैलोरी पर मोल। डिफरेंट यूनिट्स हो सकती हैं इसकी, यूनिट्स को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, जनरली ईए इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव एक्सेप्ट फॉर स्टेबल कॉन्फिगरेशंस, एक्सेप्ट फॉर स्टेबल कॉन्फिगरेशंस। अब यहां पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, वो बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली मैक्सिमम एटम्स जो होते हैं उनके लिए पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी कि एनर्जी वहां पर रिलीज होती है। जब एनर्जी बेटा वहां पर रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगा, मतलब कि डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। जब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब पॉजिटिव होगा। देखिए एफिनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन या तो होगा या अट्रैक्शन नहीं होगा। नेगेटिव अट्रैक्शन जैसी चीज कोई दुनिया में होती नहीं है, उसको फिर एक अलग नाम दिया जाता है रिपल्शन, और हम यहां रिपल्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एसेंशियली अट्रैक्शन के बारे में बात करता है, इसलिए आप दिमाग में बात लेकर के चलें। अगर कभी कोई अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर कोई अट्रैक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जीरो मान करके चला जाएगा। अगर कोई अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर कोई अट्रैक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जीरो मान करके चला जाएगा। अब यहां पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईए इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई एटम है, मान लीजिए क्लोरीन का एक एटम है, तो क्लोरीन के एटम को अगर कोई बाहर इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है तो उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा। खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा मतलब यह है कि अगर हम क्लोरीन के एटम को एक सिस्टम मान के चले तो वो सिस्टम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए खुद वर्क करेगा। उस सिस्टम पर आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, उस सिस्टम पर आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। और जब भी कभी कोई सिस्टम वर्क करता है तो सिस्टम हमेशा एनर्जी रिलीज करता है। ये दुनिया का एक कॉमन रूल है बेटा, इसको आप सिंपल तरीके से लेकर के चलें कि जब भी कभी कोई सिस्टम वर्क करता है, जब भी कोई सिस्टम खुद वर्क करता है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम जब भी कभी कोई वर्क करेगा उस दौरान सिस्टम हमेशा एनर्जी रिलीज करता है। और अगर कभी आप सिस्टम पर वर्क करेंगे तो आप सिस्टम को एनर्जी देंगे, इसका मतलब उसके दौरान डेल्टा एच का वैल्यू क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। तो इसको आप एक कॉमन लाइफ के एग्जांपल के साथ समझ करके चल सकते हैं बेटा। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह उठे, तो सुबह उठ करके आपने पढ़ाई करी, आप दिन भर आए कोचिंग में, या फिर आप अपने घर पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो शाम तक आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। तो शाम तक आप अपने आप को थका हुआ महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि आप वर्क करते हैं। जब आप वर्क कर रहे हैं तो अगर आप सिस्टम है तो आप क्या कर रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। आप कॉन्स्टेंटली एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इसलिए तो आपको थका हुआ महसूस हो रहा है।
तो इस तरीके से आप इसको एनालॉजी लेकर के रिलेट करके चल सकते हैं अपने माइंड में कि जब भी कभी कोई सिस्टम खुद वर्क करता है तो सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है, और जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो ऐसे केस के अंदर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव माना जाएगा। अब इसमें एक बात कही गई है कि जनरली ईए इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है एक्सेप्ट फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऐसा नहीं होता है, और वो क्यों नहीं होता है इसको आप एक सिंपल तरीके से समझे बेटा। दुनिया में अगर कोई भी सिस्टम स्टेबल है तो कोई भी स्टेबल सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहता। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल नोबल गैस की हम बात करें, बचपन से आपने पढ़ा हुआ है कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। तो अगर मान लीजिए कि आप जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करें, मान लीजिए कि आपने फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करें, तो सिस्टम तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता नहीं है, आप सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको पुश करेंगे, आप उसको एनर्जी देंगे। तो जब आप सिस्टम को एनर्जी देंगे तो ऑटोमेटिकली उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन नहीं कर रहा सिस्टम इलेक्ट्रॉन को नहीं बुला रहा है, आप इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं। तो जब सिस्टम इलेक्ट्रॉन को नहीं बुलाएगा तो सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू तो क्या मान लिया जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 या फिर 0 माना जा सकता है। और उसके केस में जब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट को दिमाग में लेकर के चले बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सिस्टम खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन मांगता है, अगर सिस्टम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 0 होगा और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके अंदर। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें बेटा, सेकंड ये इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच के वैल्यू नेगेटिव है। यहां पर वर्ड देखे बेटा, ऑलवेज, हमेशा, मतलब दुनिया के हर एटम के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ना जो प्रोसेस होगा वो हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और ऐसा क्यों होता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखें बेटा, ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी रखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो हमने यहाँ डेल्टा एच ईजी का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एच ईजी का वैल्यू आया -141 किलो जूल पर मोल। उसके आप साइन को देखें बेटा, नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है। बट जब हमने O माइनस में इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कोशिश करा तो O माइनस ने इलेक्ट्रॉन गेन करने पर O-2 ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करा। बट इस दौरान डेल्टा एच ईजी का वैल्यू +744 किलो जूल पर मोल आया। मतलब आप एक बात देखें बेटा, यहां पर पॉजिटिव साइन आ रहा है। अब अगर आप इस पूरे इक्वेशन को ऐड करते हैं तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो जब आप ऐड करेंगे तो बेटा इस O माइनस से ये O माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बचेगा, O गैसियस में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा तो क्या बन गया आपके पास O-2 गैसियस, और डेल्टा एच ईजी कितना आएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा। तो -141 + 744 वैल्यू आएगा +603 किलो जूल पर मोल। इसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है हमें, इसके साइन से मतलब है। इसका साइन देखें आप क्या आ रहा है बेटा, इसका साइन आ रहा है पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन के आने का मतलब यह है कि प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब प्रोसेस एंडोथर्मिक क्यों हुआ हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए बेटा आप इसके अंदर, हियर ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, वी नो दैट ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, सो इट रेडिली गेन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, नॉन मेटल है, पहला इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। बट ड्यूरिंग एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल फेस रिपल्शन फ्रॉम द O- गैसियस। मतलब यह है इस बात का कि पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने में तो कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको, सिस्टम खुद चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करना। पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप जोड़ेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इसका नेगेटिव चार्ज और इस O- गैसियस का नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन होता है, तो जब रिपल्शन लगेगा तो अट्रैक्शन नहीं हो सकता। जब रिपल्शन लगेगा तो अट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से हैंस सेकंड ये इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा, तो O- इस इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा। और जब O- इस इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा तो आपको सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। आप सिस्टम को एनर्जी देंगे, और जब आप सिस्टम को एनर्जी देंगे तो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसी वजह से इसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है। इसी वजह से इसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोल रहे हैं। तो आप देखें बेटा, देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन यानी कि O-2 गैसियस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस।
अब आप देख सकते हैं बेटा कि जिस तरीके से हमने O-2 के फॉर्मेशन की बात करी, O- में अपने इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तो O-2 बनाया। इनफैक्ट आप एक बात देखें, मान लीजिए इस O- की जगह दुनिया में कोई भी स्पीशी हो जिस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो आपको हर बार रिपल्शन फेस करने को मिलेगा, यानी आपको अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो उसके केस में 0 हो जाएगा और सिस्टम को आप एनर्जी को देना पड़ेगा। सिस्टम को आप एनर्जी देंगे तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। नेगेटिव चार्ज में हमेशा रिपल्शन होगा। इसका मतलब जब भी आप कभी किसी नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे प्रोसेस हमेशा कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। इसीलिए बेटा यहां पर पॉइंट मेंशन्ड है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड EA इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, सो द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन। पॉलीनेगेटिव एनायन का मतलब क्या है? कोई ऐसा स्पीशीज जिसके ऊपर -2 या उससे ज्यादा चार्ज हो, लाइक -2, -3, -4, लाइक जैसे O-2, S-2, N-3, P-3, C-4 एटसेट्रा। मतलब कभी कोई ऐसा स्पीशी का बनना जिसमें 2 या 2 से नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा हो, इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये हमेशा कैसा प्रोसेस होगा बेटा? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। जब भी कभी पॉलीनेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन होगा जिस पर -2, -3, -4 चार्ज बनते हुए दिखाई देंगे तो उसके केस में प्रोसेस हमेशा कैसा होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में हमेशा रिपल्शन फील होगा, जैसा भी हमने O- के केस में देखा था। O- में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आप इसको याद करके चलें कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये हमेशा कैसा माना जाता है बेटा? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस माना जाता है। नाउ अगर हम जनरल ऑर्डर की बात करें बेटा, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी के अंदर मैक्सिमम स्टेबल कॉन्फिगरेशन किसका है? नोबल गैस का। नोबल गैस से कम स्टेबल कौन है? फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन। और सबसे कम स्टेबल कौन होता है? हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। ये सिर्फ हम स्टेबल कॉन्फिगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, मतलब इसके बाद में आप बोल सकते हैं कि सर पार्शियली फिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फिगरेशन भी आ सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, आ सकता है, बट हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल कॉन्फिगरेशन। राइट नाउ वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द स्टेबल कॉन्फिगरेशन, कि स्टेबल कॉन्फिगरेशंस क्या क्या होती हैं। तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन होती है नोबल गैस, फुल फील्ड और हाफ फील्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल नोबल गैस, उससे थोड़ा कम फुल फील्ड, उससे थोड़ा कम हाफ फील्ड। इसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यहां पर यह पड़ेगा कि जो सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उतना कम रखेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू उतना ही कम होगा। जो सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही कम लेना चाहेगा, और जो इतना कम इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही कम हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो सबसे कम हो जाएगा नोबल गैस का, उससे थोड़ा ज्यादा फुल फील्ड का, उससे थोड़ा ज्यादा किसका हो जाएगा? हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशंस का हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको, लाइक नियॉन। नियॉन में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तो क्या बन गया बेटा? नियॉन माइनस। नियॉन में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तो क्या बन गया? नियॉन माइनस। अब आप मुझे बताओ बेटा नियॉन क्या है? वी नो दैट नियॉन इज अ नोबल गैस। नोबल गैस के लिए बात करी हमने। नेक्स्ट एग्जांपल देखा बेटा हमने बेरिलियम। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बन गया? बेरिलियम माइनस। अब बेरिलियम क्या है? एक मेटल है, बट साथ में एक पॉइंटर आप एक बात देखें बेटा इसके अंदर, बेरिलियम क्या है? एक 2s2 कॉन्फिगरेशन है। इट इज अ फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन। फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन 2s2 कॉन्फिगरेशन। एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो n- बन गया। नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या है? हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन 2p3 कॉन्फिगरेशन। मतलब यहां पर यह है कि अगर हम इस स्टेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो नियॉन भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा क्योंकि ये नोबल गैस है। बेरिलियम भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा क्योंकि ये फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन है। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा बिकॉज ये हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। तो जब भी कभी कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो इन तीनों के लिए हम क्या बोल सकते हैं बेटा? डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इन तीनों के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना के बराबर होगा। इसीलिए यहां पर यह बात कही जा सकती है इन तीनों ही सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 बताया गया है, मतलब ना के बराबर अट्रैक्शन है। और डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन तीनों के लिए ही प्रोसेस एंडोथर्मिक कहा जाएगा। अब अगर हम इन तीनों में फिर भी कंपेयर करना चाहें, अगर हम इन तीनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करना चाहें तो किस तरह से कंपैरिजन के बेस पर बात बोलेंगे? तो देखिए बेटा अभी हमने नोट करा है कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, तो इसका मतलब नियॉन का सबसे कम होना चाहिए। फिर फुल फील्ड का थोड़ा उससे ज्यादा, फुल फील्ड कौन है? बेरिलियम। और इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका? नाइट्रोजन का। तो आप देखें बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे कम आएगा बेटा नियॉन का, नियॉन से आएगा बेटा बेरिलियम का, बेरिलियम से किसका आएगा बेटा?
नाइट्रोजन का। इन तीनों के लिए ही डेल्टा एच ईजी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। बट फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो नियॉन के लिए सबसे ज्यादा एंडोथर्मिक होगा और नाइट्रोजन के लिए इन तीनों में सबसे कम एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस कितने टाइप के हो सकते हैं, क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब हम क्वेश्चंस की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। प्रोसेस दो तरीके के होते हैं बेटा। प्रोसेस दो तरीके कौन कौन से, ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बात कर रहे हैं। एक तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दूसरा एंडोथर्मिक प्रोसेस। दोनों वर्ड ही मेरे हिसाब से आपने सुने हुए हैं। इसको हम बार बार एक्सो और एंडो नाम लेकर के चलेंगे ताकि हमें आसानी रहे। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस कब होगा, तो जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होगा। अगर कभी कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखता है, अगर सिस्टम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो ऐसे केस के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। मैंने बताया बेटा आपको, अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा एच ईजी का वैल्यू नेगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव तो डेल्टा एच ईजी का वैल्यू नेगेटिव होगा और सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। वहीं अगर हम एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करें तो वेयर देयर इज नो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर सिस्टम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन शो ही नहीं कर रहा है तो ऐसे केस के अंदर उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। मैंने बताया बेटा आपको अट्रैक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। डेल्टा एच ईजी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच ईजी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और प्रोसेस क्या है एंडोथर्मिक, तो सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो क्वेश्चन बोलेगा बेटा आपसे कि आप एक्सो और एंडो में क्लासिफाई करके बताएं कि कौन किस प्रोसेस में होगा। तो जब कभी कोई सिस्टम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो उसके लिए प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। जब कभी कोई सिस्टम स्टेबल होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा प्रोसेस एंडोथर्मिक कहा जाएगा, एनर्जी उसके केस में एब्जॉर्ब होगी। अब हम देखते हैं बेटा ऐसे कौन कौन से केस आएंगे। तो देखिए बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को आप बेसिकली दो तरीके से देख सकते हैं। आप मेन फोकस करें एंडोथर्मिक वाले प्रोसेस पर। एंडोथर्मिक वाला प्रोसेस कौन होगा, पहली बात तो वो जो सिस्टम ऑलरेडी स्टेबल हुआ, लाइक फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। वो सिस्टम जो स्टेबल है लाइक बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन अभी हमने देखा था, इनमें अगर आप कभी इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। सेकेंडली जो हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन, तो जब भी कभी पॉलीनेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन होगा तो वो प्रोसेस भी क्या कहा जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाएगा। तो इस तरीके से दो आप लेकर के चले एंडोथर्मिक को मन में और बाकी के सवालों को आप एक्सोथर्मिक की तरह सॉल्व करके चलें तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करे जाएंगे। जैसे पहले हमारे पास में आया बेटा एक क्वेश्चन, फ्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन माइनस का बनना। नेक्स्ट हीलियम प्लस इलेक्ट्रॉन से हीलियम माइनस का बनना। नेक्स्ट ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन माइनस का बनना। नेक्स्ट नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ करके एन माइनस का बनना। अब हम देखते हैं बेटा n-2 में इलेक्ट्रॉन जोड़ करके n-3 का बनना। इन सभी प्रोसेस में आपको बताना है कि प्रोसेस एक्सो होगा या एंडो होगा। तो कैसे बताएंगे हम, तो देखें बेटा फ्लोरीन, क्वेश्चन को आपको अप्रोच इस तरीके से करना है, क्या फ्लोरीन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। भाई एंडोथर्मिक अगर इसको होना है तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, या तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, या फिर ये पॉलीनेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन दिखा रहा हो आपको। तो क्या ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं। क्या ये पॉलीनेगेटिव बन रहा है, नहीं। पॉलीनेगेटिव का मतलब बनने वाले में -2, -3 और सदा चार्ज आपको दिखाई देना चाहिए था। तो सिंस ये दोनों कैटेगरी का नहीं आ रहा तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे हम इसको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट हीलियम प्लस इलेक्ट्रॉन से हीलियम माइनस का बनना। अब क्या हीलियम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यस वी नो दैट हीलियम इज ए नोबल गैस। आपको पता है बेटा हीलियम नोबल गैस है, और अगर हीलियम एक नोबल गैस है तो क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जी नहीं, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सो या एंडो, प्रोसेस कैसा होगा, एंडो। तो हमने इसके लिए बोला प्रोसेस है एंडोथर्मिक। नेक्स्ट ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन से O-, क्या ऑक्सीजन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं। क्या पॉलीनेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं। तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन से N-, अब क्या नाइट्रोजन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यस। अभी हमने देखा था नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 2p3 होता है। 2p3 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये कैसा है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ी देर पहले हमने बात करी है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या, नहीं लेना चाहेगा। प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट n-2 में इलेक्ट्रॉन जोड़ करके n-3। अब आप एक बात देखिए बेटा, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलीनेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। पॉलीनेगेटिव एनायन के फॉर्मेशन का मतलब प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। नेक्स्ट अब हम और क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन से Cl-,
सल्फर प्लस इलेक्ट्रॉन से S माइनस, Mg प्लस इलेक्ट्रॉन से Mg माइनस, O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन से O माइनस 2, बेरिलियम प्लस इलेक्ट्रॉन से बेरिलियम माइनस, इन सभी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। चलिए बताइए, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन माइनस, क्या क्लोरीन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं। क्या पॉलीनेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं। तो प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, सल्फर प्लस इलेक्ट्रॉन से सल्फर माइनस, क्या सल्फर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं। क्या सल्फर माइनस का फॉर्मेशन पॉलीनेगेटिव का बनना है? नहीं। प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। मैग्नीशियम प्लस इलेक्ट्रॉन से मैग्नीशियम माइनस, अब बेटा देखें मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? यस। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम आप जानते हैं बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? 3s2। 3s2 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? ये एक फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। क्या कोई सिस्टम जो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है वो स्टेबल है? जी हाँ, वो स्टेबल है। स्टेबल है तो क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं। प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन से O माइनस 2, क्या बन रहा है बेटा? क्या बन रहा है यहां पर? पॉलीनेगेटिव एनायन। पॉलीनेगेटिव एनायन का बनना प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक। नेक्स्ट, बेरिलियम प्लस इलेक्ट्रॉन से बेरिलियम माइनस का बनना। अभी थोड़ी देर पहले देखा था बेटा हमने, बेरिलियम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, बेरिलियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, बेरिलियम माइनस का बनना प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं बेटा, एक्सो और एंडो के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप मेन फोकस करके चले एंडोथर्मिक प्रोसेस वालों को। एंडोथर्मिक वालों में आप लेकर के चलें लाइक जैसे बेरिलियम था, नाइट्रोजन था, नियॉन था, ये सिस्टम स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेंगे, इनके लिए प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। और आइदर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव आयंस इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके अलावा जनरलाइज करके आप कह सकते हैं कि बाकी के प्रोसेस को आप देख करके कहेंगे कि वो कैसे होंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा आप एक और क्वेश्चन के बारे में। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, एक प्रोसेस दिया हुआ है आपको Na प्लस से Na का बनना और Na गैस से Na सॉलिड का बनना। देखें बेटा यहाँ पे स्टेट बदल रहा है, यहाँ पर गैस है और यहाँ पर क्या है? सॉलिड है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपसे, इन फर्स्ट एनर्जी रिलीज सेकंड एनर्जी एब्जॉर्ब इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी इज रिलीज इन फर्स्ट एनर्जी एब्जॉर्ब सेकंड एनर्जी इज रिलीज। अब आप देखें बेटा इसको, प्रोसेस आपको क्या दिया गया है? Na प्लस से Na का बनना और Na गैस से Na सॉलिड का बनना। तो एक काम करते हैं, हम इस प्रोसेस को उल्टा करके देखते हैं, इस प्रोसेस को हम उल्टा करके देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शायद आपको ये प्रोसेस देख करके कुछ पुरानी बातें याद आए जो हमने आईपी के अंदर पढ़ी थी। आप एक बात देखें, हम इस प्रोसेस को रिवर्स करके लिख रहे हैं। इस प्रोसेस को अगर हम रिवर्स करके लिखें तो ऐसा हो जाएगा बेटा, Na सॉलिड से अगर हम Na गैस को बनाएं, अगर हम Na सॉलिड से Na गैस को बनाते हैं तो Na सॉलिड से Na गैस का बनना मतलब सॉलिड से गैस का कन्वर्जन क्या होता है बेटा? सब्लिमेशन एनर्जी होता है। और ये बात हम पढ़कर आ चुके हैं कि सब्लिमेशन हमेशा कैसा होता है? सब्लिमेशन हमेशा कैसा होता है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो सॉलिड से गैस के बनने के दौरान अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या गैस से सॉलिड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाएगी? कॉमन सेंस से बात बोल सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस है तो सॉलिड से गैस बनने के दौरान अगर एब्जॉर्ब है तो गैस से सॉलिड बनने के दौरान क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो यहां ये गैस से सॉलिड बनने के दौरान पूछ रहा है तो हम यहां लिख सकते हैं कि यहां तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Na गैस से Na प्लस बनाते हैं। Na गैस से Na प्लस बनाया तो Na गैस से Na प्लस बनाने का मतलब क्या है बेटा? Na गैस से Na प्लस गैस बनाने का मतलब है कि सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और सिस्टम अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो प्रोसेस का नाम क्या होगा? आईपी। प्रोसेस का नाम क्या होगा? आईपी। आप मुझे बताओ आईपी हमेशा कैसा होता है किसी एटम के लिए? आईपी हमेशा किसी एटम के लिए एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब प्रोसेस में एनर्जी क्या होगा बेटा? एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अब क्वेश्चन में हमसे उल्टा पूछ रहा है, Na प्लस से Na पूछ रहा है तो अगर हम Na प्लस से Na की बात करें तो अगर ये एब्जॉर्ब है तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये रिलीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला प्रोसेस भी क्या लिख देंगे हम? रिलीज लिख देंगे। इसका मतलब दोनों ही प्रोसेस फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा? एनर्जी सिस्टम रिलीज करेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो आप इसमें देख सकते हैं बेटा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी इज रिलीज। इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज लिबरेटेड? कौन से प्रोसेस में एनर्जी लिबरेटेड है? अब लिबरेटेड वर्ड का मतलब क्या है बेटा? लिबरेटेड वर्ड का मतलब क्या है? एनर्जी क्या होनी चाहिए? रिलीज होनी चाहिए। और एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है? आपसे क्या पूछ रहा है? वो सिस्टम कैसा होना चाहिए? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। तो कहां पर सिस्टम एक्सोथर्मिक होगा बस आपको वो सर्च करके बताना है।
चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला है बेटा हमारे पास क्लोरीन से क्लोरीन प्लस का बनना। क्लोरीन से क्लोरीन प्लस का बनना, एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देना। एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देना प्रोसेस क्या है? आईपी। तो पहले वाले प्रोसेस के लिए हम बोल सकते हैं आईपी। आईपी हमेशा कैसा होता है बेटा? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक होगा तो यहां सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? हम बोल सकते हैं कि यहां पर सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट है बेटा HCl। HCl से H प्लस और Cl माइनस का बनना। अब आप एक बात देखें बेटा, HCl बेसिकली क्या है? H और Cl के बीच में एक बॉन्ड है। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कोवेलेंट बॉन्ड का। H और Cl के बीच में अगर कोई बॉन्ड है तो ये बात आप कॉमन सेंस से देख सकते हैं बेटा कि अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है H प्लस में और Cl माइनस में, तो आपको ये बॉन्ड को यहां से तोड़ना पड़ेगा। और बॉन्ड अपने आप तो टूटेगा नहीं, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम बोलते हैं बेटा क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब कि बॉन्ड को डिसएसोसिएट, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ऑब्वियसली बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा ना कि रिलीज करेगा। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि यहां सिस्टम क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन माइनस। अब पहले आप इस प्रोसेस को पहचाने, क्या ये प्रोसेस आईपी है या ईए है? तो बेटा देखिए आप ईए है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो हमसे एक्सो एंडो पूछ रहा है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्या क्लोरीन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं। क्या यहां फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन हो रहा है? नहीं। इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। तो अगर एक्सोथर्मिक होगा तो हम क्या बोलेंगे? सिस्टम यहां पर बेटा एनर्जी को रिलीज करे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? यहां पर थर्ड ऑप्शन आंसर जाना चाहिए। एक बार फोर्थ को और चेक करके देख लेते हैं। फोर्थ बोल रहा है O माइनस में इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके O-2 का बनना। तो O माइनस में इलेक्ट्रॉन जोड़ करके क्या बन रहा है? ये O-2 का बनना मतलब क्या है? O-2 का बनने का मतलब है कि ये तो एक पॉलीनेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। और पॉलीनेगेटिव एनायन का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये सिस्टम तो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जबकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रिलीज के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए बेटा तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए? थर्ड ऑप्शन। हमारा आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट कर सकते हैं? तो पहला फैक्टर है बेटा हमारे पास Z इफेक्टिव। अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट अट्रैक्शन फोर्स। अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। इसलिए Z इफेक्टिव अगर बढ़ता है तो ये का वैल्यू भी बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा हम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको पता है बेटा ये तीनों एलिमेंट एक ही पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। लगातार Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, ये का वैल्यू बढ़ेगा। बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन। बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन बेटा सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लगातार Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, ये का वैल्यू भी बढ़ेगा। इसलिए यहां पर ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया गया। तो फर्स्ट है हमारे पास Z इफेक्टिव। सेकंड की बात करें बेटा, सेकंड फैक्टर है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एटॉमिक रेडियस में क्या है? अगर रेडियस बढ़ता है तो ये का वैल्यू घटता है। अगर रेडियस बढ़ता है तो ये का वैल्यू घटता है। ऐसा क्यों? देखें बेटा, अगर रेडियस बढ़ता है मतलब कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर रेडियस बढ़ता है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का रेडियस बढ़ता है। और अगर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का रेडियस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन का नाम ही तो हमने ये दिया है। इसका मतलब अगर कभी कहीं रेडियस बढ़ रहा है तो वहां कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जरूर कम हो रहा होगा, क्योंकि रेडियस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम। और अट्रैक्शन का नाम ही क्या दिया है हमने? ईए दिया है। तो वहां पर ईए का वैल्यू कम हो जाए। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आपको पता है बेटा हेलोजन से हेलोजन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम गए, ये घटा। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तीनों भी एक ग्रुप के एलिमेंट है, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं, लगातार टॉप टू बॉटम गए, रेडियस बढ़ा, रेडियस बढ़ेगा तो ये का वैल्यू डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फॉर आयंस। अब आयंस के लिए हम किस तरह से डिस्कस करेंगे? तो आयंस में हमने बताया था बेटा पहले आपको दो कैटेगरी आती है अपने पास, कौन कौन सी? या तो हमारे पास डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट होंगे, या फिर हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगी। चलिए दोनों के बारे में बात करते हैं। तो बेटा ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z इफेक्टिव के, और ये प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली होता है नेगेटिव चार्ज के। तो यही पॉइंट अप्लाई कर देंगे। आप देखिए बेटा ये पॉइंट हम बार बार अप्लाई करते हुए आ रहे हैं, Z इफेक्टिव से देखते हुए आ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए भी एज इट इज अप्लाई करके देख सकते हैं। लाइक O- O और O+। अब आप देखिए बेटा
नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल एटम, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये का वैल्यू बढ़ेगा। Fe प्लस 2 Fe प्लस 3, इनमें आप देख सकते हैं बेटा लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, ये का वैल्यू भी बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया जा सकता है। सो द नेक्स्ट फैक्टर नाउ इज नोन एज पेनिट्रेशन पावर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करने वाला अगला फैक्टर है बेटा हमारे पास, जिसका नाम है पेनिट्रेशन पावर। अब पेनिट्रेशन पावर वाला पॉइंट क्या है? पेनिट्रेशन पावर वाला पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं आईपी के अंदर। यहां पर आपको पता था, हमने पढ़ा था बेटा पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम होता है एस का, उससे थोड़ा कम होता है बेटा पी का, उससे थोड़ा कम होता है बेटा डी का, उससे थोड़ा कम होता है बेटा एफ का। हमने देखा था एस सबसेल इज मोस्ट डीपली पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब इस बात का मतलब क्या है, इसको अप्लाई करके देखते हैं हम। यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी NS1 वाले का NP1 वाले से ज्यादा होता है। NS1 वाले का NP1 वाले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखें बेटा, सिंस S सबसेल इज मोर डीपली पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जो S सबसेल है वो डीपली पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अंदर की तरफ धंसा हुआ है, न्यूक्लियस का ज्यादा क्लोज होने की वजह से, प्रॉक्सिमिटी ज्यादा है इसकी, क्लोजनेस ज्यादा है, इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा। एज कंपेयर टू एस सबसेल, पी सबसेल थोड़ा सा दूर होता है, हमें पता है उसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है, तो वहां पर जितना एस पर अट्रैक्शन लग रहा है उससे थोड़ा कम अट्रैक्शन लग पाएगा। इस वजह से वहां पर उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या बताया हमने आपको, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। तो एस सबसेल न्यूक्लियस के क्लोज है, उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, डीपली पेनिट्रेट है, इसी वजह से NS1 वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी NP1 वाले से ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा हम, लिथियम और बोरॉन। लिथियम और बोरॉन में आप देखें बेटा, लिथियम का कॉन्फिगरेशन क्या है 2s1, बोरॉन का कॉन्फिगरेशन क्या है 2p1। सो अकॉर्डिंग टू नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पेनिट्रेशन पावर, 2s1 वाले का EA 2p1 वाले से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए लिथियम का EA बोरॉन से ज्यादा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं बेटा आप सोडियम एल्यूमिनियम का। सोडियम है 3s1, एल्यूमिनियम है 3p1। 3s1 वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3p1 वाले से ज्यादा हो जाएगा, इसी वजह से सोडियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्यूमिनियम ज्यादा क्यों है? बिकॉज ये 3s1 है और एल्यूमिनियम 3p1 है। इस पूरे पॉइंट में आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बेटा, क्या कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर सेम शेल ओनली, मतलब यहां पर शेल नंबर सेम होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं बेटा, यहां पर दोनों के अंदर थर्ड शेल, सेकंड शेल, सेकंड शेल वाले को थर्ड शेल वाले से आप इस रूल के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंपेयर नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए शेल नंबर सेम होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बोला है NS1 ग्रेटर देन NP1, शेल नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं बेटा, अगला है स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन हमें पता है पहले से एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसके बारे में भी हम आईपी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर किस तरह से फर्क पड़ता है, तो बेटा शुरुआत में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको बताया था कि जो सिस्टम एक्स्ट्रा स्टेबल होता है वो सिस्टम इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता है, तो उसके केस में उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है, उसकी अट्रैक्शन की पावर जो होती है, टेंडेंसी जो होती है अट्रैक्शन की, वो कम हो जाती है, कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से हम यहां पर ये बात बोल सकते हैं कि जो NS1 वाला है उसका EA NS2 वाले से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज वी कैन से दैट जो NS2 कॉन्फिगरेशन है, ये कॉन्फिगरेशन किस में आएगा बेटा, ये कॉन्फिगरेशन फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन है। भाई NS2 कॉन्फिगरेशन फुलफिल्ड होगा ना बेटा, S2 कॉन्फिगरेशन फुलफिल्ड होता है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं NP2 वाले का NP3 वाले से ज्यादा हो जाएगा, NP2 वाले का NP3 वाले से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं NP3 में P3 कॉन्फिगरेशन कैसा है बेटा, P3 कॉन्फिगरेशन इज अ हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। P3 कॉन्फिगरेशन एक हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन, तो हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी कम। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। लाइक हमने देखा बेटा लिथियम और बेरिलियम, तो बेटा लिथियम है 2s1, बेरिलियम क्या है 2s2। लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, NS1 का NS2 से ज्यादा। नेक्स्ट एग्जांपल इधर देखते हैं बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन में देखें बेटा, कार्बन है 2p2, नाइट्रोजन है 2p3, NP2 का NP3 से ज्यादा, कार्बन का वैल्यू नाइट्रोजन से ज्यादा। नेक्स्ट सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम में बेटा 3s1, मैग्नीशियम बेटा 3s2। 3s1 वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3s2 वाले से ज्यादा, इसका मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैग्नीशियम ज्यादा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, सिलिकॉन फास्फोरस 3p2 3p3, अगेन 3p2 वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3p3 वाले से ज्यादा हो जाएगा।
इस पूरे पॉइंट में आपको मेन बात ये याद रखनी है बेटा कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर सेम शेल, फॉर सेम शेल ओनली। शेल नंबर सेम होना चाहिए, शेल नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए। NS1 का NS2 से ज्यादा होगा, NP2 का NP3 वाले से ज्यादा होगा, शेल नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो पेनिट्रेशन पावर वाला पॉइंट और हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले पॉइंट के लिए शेल नंबर को सेम होना जरूरी है, तभी जाकर के आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इन सभी फैक्टर्स को अप्लाई करते हुए देखते हैं किस तरह से वेरिएशन होता है। तो नेक्स्ट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे पास सेकंड पीरियड में वेरिएशन किस तरीके से होता है। सेकंड पीरियड में वेरिएशन किस तरह से देखा जाएगा, तो हमने पहले यहां पर एलिमेंट को मेंशन कर दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगला काम क्या है बेटा हमारा, अगला काम हमारा यह है कि हम चेक करें कॉन्फ़िगरेशन। चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हमने देखा बेटा लिथियम, लिथियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा 2s1, बेरिलियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा 2s2, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा 2p1, कार्बन का क्या होता है बेटा 2p2, नाइट्रोजन का होता है 2p3, ऑक्सीजन का होता है 2p4, फ्लोरीन का होता है 2p5 और नियॉन का होता है 2p6। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, जानते हैं हम। अब हमें पता है ये सभी के सब एलिमेंट किसके हैं बेटा, एक ही पीरियड के एलिमेंट है। एक पीरियड के अंदर आपको पता है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे लगातार Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब EA का वैल्यू भी बढ़ेगा, EA का वैल्यू लगातार इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस ऑर्डर के हिसाब से कुछ इस तरह से ऑर्डर आंसर आना चाहिए, लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर आंसर आना चाहिए। पर आप एक बात नोट करें बेटा, हम यहां प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को कौन कौन गेन करेगा, तो आप देखिए इसमें से कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्टेबल हैं। जो सिस्टम ऑलरेडी स्टेबल है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एकदम कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो पहला काम तो हमारा यहां पर यह है अब कि इसमें से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस को सेट को पिक करना। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से देखिए बेटा, आप 2s2 ये बेरिलियम फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट 2p3 नाइट्रोजन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट 2p6 नियॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन इन तीनों के लिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकी के मुकाबले में कम ही होगा, क्योंकि ये तीनों ही एलिमेंट एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले होने की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बाकियों के मुकाबले में कम माना जाएगा। अब हम बाकी एलिमेंट में कंपेयर करते हैं। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा था बेटा कि लिथियम और बोरोन के अंदर लिथियम का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, तो इस तरीके से हम लिथियम को आगे और बोरोन को पीछे की ओर ऐसे भेज सकते हैं। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि यहां पर हमने पेनिट्रेशन पावर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है, लिथियम आगे चला जाएगा, बोरोन पीछे आ जाएगा। तो अब हम इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन है बताइए आप, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, नियॉन की, नोबल गैस। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियॉन की। तो देखिए बेटा ऑर्डर आ गया हमारे पास, नियॉन का सबसे कम हो गया। फिर बेरिलियम और नाइट्रोजन में बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, बेरिलियम फिर नाइट्रोजन। उसके बाद देखिए बेटा बोरोन लिथियम में हमने स्वैप कर दिया, बोरोन पीछे आ गया, लिथियम आगे चला गया, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इन सबके अंदर नियॉन, बेरिलियम और नाइट्रोजन इनके लिए वैल्यू बेटा क्या होगा, एंडोथर्मिक। बाकी बोरोन से लेकर के जितने भी एलिमेंट हैं आगे, इन सब के लिए प्रोसेस क्या कहा जाएगा बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाएगा। अच्छा, नियॉन, बेरिलियम और नाइट्रोजन इन तीनों ही एलिमेंट के लिए क्या बोल सकते हैं हम, इन तीनों ही एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। पर यहां पर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव माना जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया, तो बेटा डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू यहां पॉजिटिव हो जाएगा। और जहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव हो गया वहां पर डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है मेरे हिसाब से। आप इस ऑर्डर को अगर याद रखते हैं, एग्जाम्स में पूछा गया है, लास्ट ईयर भी इसके बेस पर क्वेश्चन आते रहे हैं, तो आगे भी इसके बेस पर बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अब आप इसमें एक बात देखें बेटा, नोट हैलोजेंस हैव हायर ईए एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर मैक्सिमम ईए किसका मिला आपको, फ्लोरीन का। फ्लोरीन क्या है, हैलोजन। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कुछ कुछ ऐसा ही ऑर्डर थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स में भी आएगा। तो यहां पर फ्लोरीन था तो वहां पर कौन आ जाएगा बेटा, क्लोरीन। तो आप एक बात याद रखें बेटा, हैलोजेंस हैव हायर ईए एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। जनरली जो हैलोजेंस होते हैं इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बाकी एलिमेंट के कंपेरिजन में हायर माना जाता है, थोड़ा हायर वैल्यू होता है।
अब ये जो ऑर्डर हमारे पास में आया बेटा, इस ऑर्डर को आप याद रखने के लिए एक छोटा सा न्यूमोनिक यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको 3-4 बार 4-5 बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगा। न्यूमोनिक ये है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं बेटा, NEBE और N, इसको आप याद रखें नेहा बहन, इसको आप याद रखें नेहा बहन, BLI को रखें बोली, CO और F को बोले क्लास ऑफ। थोड़ा आपको वियर्ड लग सकता है पर अगर आप 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, नेहा बहन बोली क्लास ऑफ, ऐसे याद रख सकते हैं बेटा आप, नेहा बहन बोली क्लास ऑफ। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे बेटा तो आपको याद रह जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। तो हमने यहां पर देखा, पहले तो हम पीरियड के बारे में बात करते हैं, अब हम बात करेंगे बेटा किसी ग्रुप के अंदर। किसी ग्रुप की अगर बात करी जाए तो किसी ग्रुप में आपको मालूम है बेटा टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है। इसका मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात देखते हैं बेटा यहां पर। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल लिए, फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन की अगर बात करें कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा, हीलियम 2s2p5। क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा, नियॉन 3s23p5। कॉन्फिगरेशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, अब हम इसका बेटा अगर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन को हमने शो नहीं करा है। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। सेकंड शेल के अंदर देखिए बेटा आप 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इनकमिंग है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आना चाहता है। इलेक्ट्रॉन आना चाहता है क्योंकि हम ईए के बारे में बात करते हैं। सेकंड, सिमिलरली हम बेटा क्लोरीन के बारे में बात कर सकते हैं। क्लोरीन के अंदर यहां फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, यहां पर भी थर्ड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए। अब अगर हम बेटा इन दोनों के अंदर कंपेयर करें तो दोनों में कंपैरिजन करने में हमें क्या नजर आ सकता है, तो देखिए बेटा आप, फ्लोरीन जो एलिमेंट है इसके अंदर सेकंड शेल है। सेकंड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड शेल का साइज छोटा होता है, छोटे साइज के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन कॉम्पैक्टली पैक्ड है। छोटे साइज के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसका मतलब उनमें ऑलरेडी रिपल्शन लग रहा है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आने की कोशिश करेगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर अगर आना है तो उसको रिपल्शन फील करेगा, उसको वो रिपल्शन फील करेगा। अब अगर हम सिमिलरली यहां पर क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल है और वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, पर फ्लोरीन से कंपैरिजन में बात करें तो सेकंड शेल के मुकाबले में थर्ड शेल का साइज बड़ा हो जाता है। और अगर थर्ड शेल का साइज बड़ा है तो बड़े साइज में जब इलेक्ट्रॉन फैलेंगे तो उनमें रिपल्शन हो जाएगा कम। जब रिपल्शन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला नेट रिपल्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और जब रिपल्शन फोर्स कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहां पर यह बात कही जा रही है कि इन द केस ऑफ फ्लोरीन इट हैज स्मॉल साइज का स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, सो द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल फेस मोर रिपल्शन। एक छोटे सेकंड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा, और रिपल्शन ज्यादा लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हो जाएगा कम। एज कंपेयर टू दिस, अगर हम क्लोरीन की बात करें, थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात करें, तो दे हैव लार्जर साइज। थर्ड शेल का साइज ऑब्वियसली लार्ज होता है, सो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, 7 इलेक्ट्रॉन एक बड़े एरिया में फैल जाएंगे। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल फेस लेस रिपल्शन, आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम रिपल्शन फील होगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पर जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो एक बड़े एरिया में फैल चुके हैं, और जब रिपल्शन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई ईए का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगा बेटा, क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का वैल्यू कम होता है, क्लोरीन का वैल्यू ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन के अंदर साइज छोटा है, रिपल्शन ज्यादा लगेगा, क्लोरीन का साइज बड़ा है, रिपल्शन कम लगेगा। जहां रिपल्शन कम होगा वहां अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन वाले का फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखें तो यह बात कही जा सकती है बेटा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर जो भी हमने देखा था कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है हमारे पास, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वालों से कम हो जाता है फॉर अ सेम ग्रुप। मतलब कि सेम ग्रुप होना चाहिए बेटा। अगर सेम ग्रुप की बात करें, जैसा कि अभी हमने बात करी थी हैलोजेंस की, अगर हम सेम ग्रुप एलिमेंट के बारे में बात करें तो सेम ग्रुप के अंदर जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड वाले के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगा। जैसा देखा बेटा अब आपने फ्लोरीन और क्लोरीन, तो फ्लोरीन क्लोरीन के अंदर क्लोरीन का वैल्यू ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर का वैल्यू, नाइट्रोजन फास्फोरस में फास्फोरस, कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन,
बोरोन एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम। ये बात आप याद रखें बेटा कि ये फैक्टर अप्लाई होता है सेकंड पीरियड में। ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हम अप्लाई कर रहे हैं, ये फैक्टर अप्लाई होता है सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में, कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड वाले का ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद तो नॉर्मल एज इट इज रूल फॉलो होगा। एज इट इज रूल का मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे, रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो ग्रुप के अंदर आपको याद रखना है बेटा कि किसी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नॉर्मली अगर रेडियस बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम होता है। बट फॉर द केस ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वाले से कम हो जाता है, क्योंकि सेकंड पीरियड वाले का साइज होता है छोटा, वहां रिपल्शन लगेगा ज्यादा। थर्ड पीरियड वाले का साइज होता है बड़ा, वहां रिपल्शन लगेगा कम। जहां रिपल्शन लगेगा कम वहां अट्रैक्शन होगा ज्यादा, जहां अट्रैक्शन होगा ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू भी हो जाएगा ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आप नोट करके चले। अब थोड़ी देर पहले बेटा आपने एक बात नोट करी थी, कि हैलोजन का ये मैक्सिमम होता है, हैलोजन्स का ये मैक्सिमम होता है। और आप एक बात देख सकते हैं बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन, तो मैक्सिमम ये आपको किसका मिल गया बेटा, क्लोरीन का मिल गया आपको। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो ये लगातार डिक्रीज करेगा। इसको हम आगे और भी आसान तरीके से देख सकते हैं बेटा। ग्रुप 17 का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, अब आप देखिए बेटा फ्लोरीन से क्लोरीन बढ़ गया, फिर उसके बाद लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम किसका हो गया बेटा, क्लोरीन का हो गया। मैक्सिमम किसका हो गया बेटा, क्लोरीन का हो गया। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट कौन है बेटा, क्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम ये किसका होगा, क्लोरीन का, क्लोरीन Cl क्लोरीन का होगा। नाउ ग्रुप नंबर 16 का ऑर्डर क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम। तो सल्फर सेलेनियम टेलुरियम में नॉर्मल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, टॉप टू बॉटम गए, रेडियस बढ़ा, ये का वैल्यू कम, पर ऑक्सीजन सल्फर में इंटरचेंज हो जाएगा। सिमिलरली ग्रुप नंबर 15 ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा बेटा, एन और पी, एएस और एसबी। तो पी, एएस और एसबी के अंदर डिक्रीजिंग, एन और पी के अंदर इंटरचेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये कुछ ऑर्डर है बेटा यहां पर ईए के। इस ऑर्डर को हम देखते हैं किस तरह से आते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द क्वेश्चंस। व्हाट आर द क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन। पहली बात तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अरेंज करो एलिमेंट को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन। इस बात का मतलब क्या, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं बेटा किससे, डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, डेल्टा एच ईजी से या डेल्टा एच से डिनोट कर सकते हैं। इसके नेगेटिव साइन के साथ में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। इस बात का मतलब क्या है, तो डेल्टा एच ईजी का वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीजिंग है, इसका मतलब सिस्टम एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहा है। भाई नेगेटिव में ज्यादा है, इसका मतलब सिस्टम एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहा है, और ज्यादा रिलीज करने का मतलब क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड का यूज करे, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वर्ड बोलेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड को चूज करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड का मतलब बताना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपको ऑर्डर बताना है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ही यही है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में, और इंक्रीजिंग का मतलब ज्यादा, तो ज्यादा नेगेटिव में मतलब ज्यादा रिलीज का मतलब ज्यादा अट्रैक्शन का मतलब ईए का वैल्यू ज्यादा। तो ईए के ऑर्डर बताने हैं हमको इन सभी क्वेश्चन में। पहला सवाल है बेटा हमारे पास ओ, एफ, एस और सीएल। चलिए अप्लाई करके देखते हैं किस किस तरीके से एलिमेंट है। देखा बेटा हमने यहां पर ऑक्सीजन होगा बेटा कहीं यहां पर, उसके बगल में एलिमेंट आता है हमारे पास में फ्लोरीन, ये होगा पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अरेंजमेंट है। ऑक्सीजन नीचे कौन आता है बेटा, सल्फर, फ्लोरीन के नीचे कौन आता है बेटा, क्लोरीन। ये एलिमेंट ऐसे आते हैं। अब आप एक बात देखिए बेटा, ऑक्सीजन क्या है, एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सल्फर क्या है बेटा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सिमिलरली फ्लोरीन एक सेकंड का है, क्लोरीन एक थर्ड का है। ऑक्सीजन सल्फर में भी हम सीख क्या है, सेकंड और थर्ड के अंदर थर्ड का वैल्यू ज्यादा, फ्लोरीन क्लोरीन के अंदर क्लोरीन का वैल्यू ज्यादा, ओ और एफ के अंदर एफ का वैल्यू हाई, एस और सीएल के अंदर सीएल का वैल्यू हाई। अब हमें यह बात पता है, थोड़ी देर पहले बेटा हमने सीखा था क्या, कि नॉर्मली हैलोजेंस हैव हायर ईए। नॉर्मली हैलोजेंस का जो ईए का वैल्यू है वो हायर होता है, इसका मतलब क्लोरीन फ्लोरीन वाला सेट का वैल्यू हाई हो गया। तो आप यहां से देख सकते हैं बेटा मैक्सिमम वैल्यू किसका होगा बेटा, क्लोरीन का होगा। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं हम क्लोरीन का होगा। क्लोरीन से कम बेटा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। अब फ्लोरीन से कम इन दोनों का है, इन दोनों में ज्यादा किसका है, सल्फर का। तो फ्लोरीन के बाद नंबर आ जाएगा सल्फर का, और सल्फर के बाद नंबर आ जाएगा किसका बेटा, ऑक्सीजन का। इस तरह से हम कंपेयर करके बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर।
नेक्स्ट हम बात करें बेटा NPO और S, तो चलिए यहां पर बात करते हैं। यहां पर लिखा बेटा हमने नाइट्रोजन, इसके नीचे लिखा यहां फॉस्फोरस, फिर यहां लिखा हमने ऑक्सीजन, यहां लिखा बेटा हमने सल्फर। N और O दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के मेंबर हैं, P और S दोनों के दोनों थर्ड पीरियड के मेंबर हैं। अब आप एक बात नोट करें बेटा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा 2p3, फॉस्फोरस का कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा 3p3। क्या ये दोनों के दोनों ही स्टेबल कॉन्फिगरेशन में आते हैं? जी हां। इसका मतलब यह बात कही जा सकती है कि इन दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकी के मुकाबले में कम होगा, बिकॉज दे आर स्टेबल कॉन्फिगरेशंस। O और S के अंदर S का वैल्यू हाई हो जाएगा, N और O के अंदर O का वैल्यू हाई होता है, P और S के अंदर S का वैल्यू हाई, और N और P के अंदर भी P का वैल्यू हाई। देखा है थोड़ी देर पहले हमने। तो इस बेस पर हम कंपेयर कर सकते हैं बेटा, बताओ मैक्सिमम किसका होगा? मैक्सिमम होगा सल्फर का, तो यहां पर ऑर्डर आ जाएगा सल्फर का, उससे कम हो जाएगा ऑक्सीजन का, उससे कम हो जाएगा फॉस्फोरस का, और सबसे कम किसका हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन का। ये ऑर्डर आ गया हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस यहां कंपेयर करें। चलिए अरेंज करते हैं। कार्बन लिखा, ये सिलिकॉन, यहां लिखा नाइट्रोजन, यहां लिखा बेटा हमने फॉस्फोरस। कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा 2p2, नाइट्रोजन क्या है 2p3, अगेन फॉस्फोरस 3p3। इसका मतलब ये कॉन्फिगरेशन वाला सेट तो क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया स्टेबल कॉन्फिगरेशन वाला, मतलब इन दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इन दोनों से कम होगा। कार्बन सिलिकॉन का वैल्यू हाई होगा N और P से। कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन का वैल्यू हाई, N और P के अंदर P का वैल्यू हाई। क्यों? क्योंकि कार्बन आप जानते हैं सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सिलिकॉन आप जानते हैं बेटा ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो यहां पर भी आपके पास ऑर्डर आ गया, हाईएस्ट वैल्यू किसका है बेटा सिलिकॉन का, तो हाईएस्ट वैल्यू मिल गया हमको सिलिकॉन, देन कार्बन, देन फॉस्फोरस, लास्ट में क्या नंबर आ गया बेटा नाइट्रोजन का नंबर आ गया। तो इस तरीके से अगर आपके सामने कभी कोई क्वेश्चंस कंपेयर करने के लिए आते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, तो आप इन कॉन्सेप्ट का यूज करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन आईपी एंड ईए। आईपी और ईए में क्या रिलेशन होता है? आईपी और ईए में क्या रिलेशन होता है हम इसको देखते हैं। ईए ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आईपी ऑफ इट्स एनायन। किसी एटम का जो ईए होगा वो उसके एनायन के आईपी के बराबर होगा। कैसे होता है देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है एक्स गैसियस ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, तो किस में कन्वर्ट हो गया एक्स माइनस में। अब आप देखें बेटा एक्स गैसियस में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्स से एक्स माइनस का बनना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको अगर आप रिवर्स करके देखें तो एक्स माइनस से एक्स का बनना, तो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि एक्स माइनस ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो एक्स माइनस के लिए ये क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा एक्स माइनस के लिए ये हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सिंस दोनों प्रोसेस बराबर हैं तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। ऑब्वियसली साइन डिफरेंट होगा, अगर एक का वैल्यू पॉजिटिव है तो एक का वैल्यू नेगेटिव होगा, बट मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा। तो यही बात यहां पर कही गई है कि एक्स का जो ईए होगा वही एक्स माइनस का आईपी होगा, जो एक्स का ईए होगा वही एक्स माइनस का आईपी होगा। इसीलिए न्यूट्रल एटम का जो ईए है वही उसके एनायन का आईपी है। जैसे ईए ऑफ एक्स गैसियस इक्वल टू आईपी ऑफ एक्स माइनस गैसियस। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन माइनस, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन माइनस, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ये, Cl माइनस के अगर हम उल्टे की बात करें तो वो क्या हो जाएगा बेटा आईपी, Cl का Ea Cl माइनस के आईपी के बराबर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, Ea ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आईपी ऑफ इट्स एनायन। नेक्स्ट, आईपी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू Ea ऑफ इट्स कैटायन। किसी एटम का जो आईपी होगा वो उसके कैटायन की Ea के बराबर होगा। कैसे होता है इसको इक्वेशन से देखा हमने, एक्स गैसियस से हमने एक्स प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाया, एक्स गैसियस से एक्स प्लस का बनना आईपी। अब बेटा देखिए आप एक्स प्लस में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, एक्स प्लस में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या Ea हो जाएगा? जी हां, किसके लिए एक्स प्लस के लिए। तो यहां पर भी यही बात कह सकते हैं कि आईपी ऑफ एक्स गैसियस इज इक्वल टू Ea ऑफ एक्स प्लस गैसियस, आईपी ऑफ एक्स गैसियस इक्वल टू Ea ऑफ एक्स प्लस गैसियस, एक्स प्लस गैसियस का Ea के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Na से हमने Na प्लस बनाया, तो बेटा Na से Na प्लस क्या है आईपी, तो ये आईपी है किसकी Na की। उल्टे की बात करें तो Na प्लस में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहेगा Ea ऑफ Na प्लस, तो Na का जो आईपी होगा वो Na प्लस की Ea के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आया बेटा हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस इफ I1 ऑफ Na इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सवाल है, देखें आप, वैसे सवाल बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ I1 ऑफ Na इज इक्वल टू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसका इक्वेशन लिख के देखते हैं। इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा हम, हमारे पास है Na,
हमने Na से क्या बनाया, Na प्लस बनाया, Na से बना दिया हमने Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये क्या प्रोसेस कहा जाएगा, ये प्रोसेस है IP या IEA की बात है। ये वैल्यू हम बेटा कितना दिया हुआ है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस। Na प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो Na प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब तो ये रिवर्स प्रोसेस, ये रिवर्स प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है हमसे, ये प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। अब हम क्लियरली बोल सकते हैं बेटा कि जो IP का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड इसका होगा, बट साइन रिवर्स होगा। जो IP का मैग्नीट्यूड है वही वैल्यू इसके EA का होगा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगा, बस साइन रिवर्स हो जाएगा। IP का वैल्यू कितना दे रखा है हमको 5.1, तो इसका IP का वैल्यू दिया हुआ है बेटा हमें कितना 5.1, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 5.1। माइनस क्यों है समझ में आ गया बेटा आपको, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि हमने साइड को रिवर्स कर दिया। प्रोसेस सेम है बट साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो गया है इसलिए हमने साइन को उल्टा कर दिया। तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा हमारा -5.1, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कंपेयर I ऑफ F माइनस F Cl माइनस एंड Cl। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए बेटा क्वेश्चन में हमसे यहां पर बोल रहा है हमको IP कंपेयर करना है F माइनस F और Cl माइनस और Cl का। चलिए देखते हैं, F माइनस F Cl माइनस और Cl। पहले तो आप मुझे बताओ F माइनस और F क्या है, डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। IP की बात चल रही है यहां पर, IP की बात चल रही है बेटा। F माइनस और F के अंदर किसका वैल्यू हाई होगा, क्लियरली F का वैल्यू हाई हो जाएगा, क्योंकि जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव कम, IP का वैल्यू कम। सिमिलरली Cl माइनस और Cl के अंदर भी Cl का वैल्यू हाई हो जाएगा। अब अगर हम बेटा F और Cl की बात करें, अगर हम F और Cl की बात करें तो F और Cl में हम किस तरह से कंपेयर करेंगे IP को, तो चलिए देख लेते हैं। हम यहां पर IP कंपेयर करते हैं। F और Cl दोनों के दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप के अंदर। ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम गए तो रेडियस बढ़ेगा, और अगर रेडियस बढ़ता है, अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस अगर बढ़ेगा तो IP का ऑर्डर क्या आ जाएगा, तो IP के ऑर्डर के अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर फ्लोरीन का वैल्यू हाई हो जाएगा, फ्लोरीन का वैल्यू हाई हो गया क्लोरीन से। अब इसके बेस पर बेटा कई बच्चे गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि सर F का IP Cl से हाई हो गया तो ये F माइनस और Cl माइनस का IP भी इस तरीके के ऑर्डर को फॉलो करेगा। जी नहीं, इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। मतलब ये है, यहां पर देखें आप क्या है, IP की अगर हम बात करें तो IP के अंदर F का वैल्यू Cl से हाई है, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि F माइनस का वैल्यू भी Cl माइनस से हाई होगा। ऐसा क्यों, देखिए आप देखें, अगर बेटा हम F माइनस की IP के बारे में बात करें, F माइनस की IP, तो F माइनस के IP का मतलब क्या है, F माइनस से F का बनना, यह मतलब है इसका। सिमिलरली अगर हम Cl माइनस के बारे में बात करें तो Cl माइनस के IP का मतलब है Cl माइनस से Cl का बनना, यह मतलब होगा इसका। F माइनस से F का बनना, Cl माइनस से Cl का बनना, ये IP है। हमें इनके बारे में नहीं पता पर हमें रिवर्स तो पता है, हमें इनके बारे में नहीं पता पर हमें रिवर्स तो पता है। रिवर्स क्या है बेटा, F से F माइनस का बनना, F से F माइनस का बनना क्या है, EA। सिमिलरली Cl से Cl माइनस का बनना क्या है, EA। इसको हम क्या लिख सकते हैं, EA ऑफ F, ये लिख सकते हैं बेटा। यहां लिख सकते हैं हम इसको EA ऑफ Cl, ये मेंशन कर सकते हैं बेटा हम। अब आप मुझे बताओ बेटा कौन बड़ा है, Cl का EA बड़ा है या F का EA बड़ा है? EA क्लोरीन का बड़ा है। तो जिस एटम का EA ज्यादा होता है उसी के एनायन का IP भी ज्यादा होता है। जिस एटम का EA ज्यादा होता है उसी के एनायन का IP भी ज्यादा होता है। इसीलिए यहां पर यह बात कही जा सकती है कि अगर हम यहां पर IP की बात करेंगे अब, तो IP में F माइनस और Cl माइनस में Cl माइनस का IP हाई हो जाएगा। तो अगर हम बेटा ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर के अंदर हमारे पास आ जाएगा, अगर हम IP की बात करेंगे तो मैक्सिमम IP हो जाएगा हमारे पास फ्लोरीन का, उससे कम हो जाएगा क्लोरीन का, फिर हो जाएगा Cl माइनस का, लास्ट में हो जाएगा F माइनस का। इस तरह से क्वेश्चन कंपेयर करा जा सकता है।